आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के झांसी से इस वक्त की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर झांसी में दो कब्र इस समय खोदी जा रही है। असद और गुलाम के लिए आपको बता दें कि ये कब्र तैयार हो रही है। शव नहीं लिया तो यही दफनाया, आपको बता दें कि जाएगा। अगर शव लेने कोई नहीं आया तो उसके बाद यहाँ पर सुपुर्दे खाक दोनों को कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि झांसी से इस वक्त की बड़ी अपडेट है, जहां पर कल हुए एनकाउंटर के बाद आज अतीक अहमद के बेटे असद और इसी के साथ शूटर गुलाम के लिए दो कब्र इस समय खोदी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस की निगरानी में ये जो पूरा अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा, साथ ही यहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा दोनों को। और इसी के साथ आपको बता दें कि अतीक अहमद की तरफ से इच्छा जाहिर की गई थी बेटे के यहाँ पर दफनाने के लिए पहुंचने की, लेकिन जाहिर तौर पर पुलिस के द्वारा यहां पर मना कर दिया गया है और सीधे तौर पर परिजनों को यहां पर शव सौंपने की जो बात है वो कही गई पुलिस की तरफ से। यदि कोई नहीं पहुंचता है परिजन तो उसके बाद यहां पर पुलिस की निगरानी में पुलिस के द्वारा दोनों को यहां पर दफना दिया जाएगा। असद और गुलाम के लिए आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश में झांसी में ये दो कब्र तैयार हो रही हैं और इसी के साथ पुलिस की निगरानी में कहा यह जा रहा है कि इस कब्रिस्तान के अंदर दोनों को सुपुर्दे खाक यहां पर किया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि यहां पर असद के जनाजे को लेकर भी शाइस्ता प्रवीण पहुंच सकती है और इस बात को लेकर भी पुलिस की तरफ से आसपास के पूरे इलाके के अंदर भी लगातार तफ्तीश भी की जा रही है। और यहां पर आपको बता दें कि फिलहाल झांसी से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर अतीक अहमद के बेटे असद और इसी के साथ उसके शूटर उमेश पाल हत्याकांड में जो मुख्य शूटर था गुलाम की यहां पर जो कब्र है वो तैयार हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ राघवेंद्र मिश्रा इस समय जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ झांसी से इस समय विवेक राजौरिया भी मौजूद है। विवेक, सबसे पहले आप ही के पास आती हूँ। झांसी में आप देख रहे हैं किस तरीके से दो कब्रें जो है वो तैयार की जा रही है असद और गुलाम के लिए। यहाँ पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या पहले परिजनों का इंतजार होगा, उसके बाद यहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा पुलिस की निगरानी में, या फिर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल विशाखा, मैं आपको बता दूं से ये जो इनपुट है सूत्रों से ये खबर मिली है। हालांकि कोई अधिकारी जो है पुलिस बल हो, चाहे झांसी पुलिस हो, चाहे वो एसटीएफ टीम हो, कोई भी ये बयान देने को अभी सामने नहीं आई है। किसी ने ये स्पष्ट रूप से साबित नहीं किया है कि जो कब्र झांसी में खोदी जा रही है वो असद और गुलाम के लिए है। लेकिन सूत्रों से जो खबर निकल कर सामने आ रही है, सूत्रों से ये खबर जो निकल के सामने आई है वो ये आई है कि यदि शाम 7 बजे तक दोनों के परिजन नहीं आते हैं तो दोनों के शवों को झांसी में ही दफनाया जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें आधिकारिक पुष्टि की, तो कोई भी अधिकारी मीडिया से रूबरू होने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी इस मामले में कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। लगातार लोगों से, स्थानीय लोगों से जब इस चीज की जानकारी ली जा रही है तो ये बताया जा रहा है, जिस तरह से कब्रिस्तान में हम लोग पहुंचे, वहां देखा, वहां के लोगों से जब इस चीज के बारे में बातचीत की है तो वहां ये जरूर सामने निकल कर आया कि यहाँ पुलिस आई थी। पुलिस ने ये कहा है कि दो कब्रों को खोद के तैयार रखिएगा, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से अंदाजा लगाया जा रहा है कि हालांकि जब पुलिस दो कब्र खोदने के लिए कहती है, यदि पुलिस दो कब्र खोदने के लिए कहती है तो कहीं ना कहीं यदि असद और गुलाम दोनों के परिजन यहाँ नहीं आएंगे तो इन दोनों के जो शव हैं वो झांसी में ही दफनाए जाएंगे, जिसको लेके ये बड़ी जानकारी झांसी से निकल के सामने आ रही है। बिल्कुल, तो स्पष्ट तौर पर तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस के द्वारा झांसी के अंदर ये बात कही गई है तो जाहिर तौर पर ये असद और गुलाम की ही यहाँ पर जो निगरानी है पुलिस की यहाँ पर वो रखी गई होगी। फिलहाल राघवेंद्र देखिए, इससे पहले हमने वो बयान भी सुने हैं अतीक अहमद के, जहां पर पुलिस से गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया अतीक अहमद। बेटे के जनाजे में शामिल हो, बेटे का आखिरी बार मुंह देखना चाहता था, लेकिन पुलिस की तरफ से साफ तौर पर इनकार। कहीं ना कहीं यही जो सजा है
वो असली सजा होगी माफिया के लिए। उम्र कैद तो जाहिर तौर पर मिली ही है, लेकिन जिस तरीके से अपने कुनबे को, अपने परिवार के खात्मे को यहाँ पर माफिया देख रहा है, ये उन परिवारों के लिए कहीं ना कहीं एक सबक है जिनको पिछले कई दशकों से लगातार अतीक अहमद की तरफ से उजाड़ने का कार्य किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल विशाखा, शास्त्र में भी एक कहावत है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। तात्पर्य यह है कि जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, उसको जो है दूसरा आदमी क्या कह सकता है। जिस प्रकार से नेत्रहीन व्यक्ति के लिए दर्पण बेकार होता है, उसी प्रकार बुद्धिहीन विवेकहीन व्यक्ति के लिए कोई सलाह दे या कोई बुजुर्ग सलाह दे, वो भी बेकार होता है। तो जिस प्रकार से अतीक अहमद ने बयान दिया, ये माना जाए कि उसका लड़का असर नादान था, नाबालिग था। नाबालिग तो नहीं था, नादान कहा जा सकता है, विवेक शून्य कहा जा सकता है, विवेकहीन कहा जा सकता है। उसके पास बुद्धि या प्रज्ञा होना तो एक स्वाभाविक बात है, किंतु एक 4 दशकों से जिस प्रकार से अतीक अहमद एक प्रौढ़ व्यक्ति हो चुका था, अपराध की दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह हो चुका था, उसके बुद्धि विवेक भी था, उसके पास सब कुछ अपने बच्चों को समझा सकता था, माफियागिरी को खत्म कर सकता था, किंतु उसने उत्साहित किया, उसने जो है मनोबल बढ़ाया अपने बच्चों का। जिस प्रकार से उमेश पाल हत्याकांड के बाद जैसे ही शाइस्ता परवीन ने साबरमती जेल में अतीक अहमद को फोन करके बताया कि आपको असद को नहीं भेजना चाहिए था क्योंकि वो बच्चा है, इस पर जो है उसने पलटवार करते हुए फोन पर ही शाइस्ता को कहा था कि बच्चा नहीं, उस शेर का बच्चा है, और आज 18 साल के पश्चात मैं चैन की नींद सो रहा हूँ। तो इस प्रकार की जिस प्रकार से मनोबल बढ़ा रहा था अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपनी माफियागिरी का, अपने दबदबा का, तो उससे साफ जाहिर है कि आज उसको रोना पड़ रहा है, बार बार रो रहा है। कहा भी गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो आज जिस प्रकार से अतीक अहमद कल से ही रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है, आज अपने बेटे की लाश देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए तड़प रहा है, तो उससे साफ जाहिर है कि उसको पूरा आभास हो चुका है। कल उसने कहा भी था कि यह मेरे कारण हुआ है, आज उसको पूरी तरह से आभास हो रहा है, आत्मानुभव हो रहा है, जो मैंने साम्राज्य खड़ा किया था, अपराध की दुनिया का जो मैं बादशाह बनकर बैठा था, आज ये देखिए विशाखा की ये उमेश पाल की हत्या से जुड़े जो भी तार निकले हैं, जो भी तथ्य निकले हैं, जो भी गुत्थियां सुलझाई जा रहे हैं पुलिस के माध्यम से, तो जो खबरें, जो बड़ी खबरें जो निकल कर आ रही हैं, कल से ही निकल कर आ रही हैं, पुलिस ने जो अपने दस्तावेज में जो आख्या में दिया है कि इसका सीधा कनेक्शन गुप्तचर एजेंसी जो पाकिस्तान के आईआई से कनेक्शन इसका सामने आ रहा है, और जो है जो हथियार वहां से लाए गए, विदेशी हथियार जो बरामद हुए, इस पर भी ये बहुत बड़ी बात है, देश की सुरक्षा की बात है, देशद्रोह का मुकदमा भी इस पर चल सकता है। हालांकि एटीएस जो है प्रयागराज में इससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई तथ्य भी सामने आए हैं, जिसको हम जो भी सामने आए हैं उसको हम दर्शकों के सामने रखेंगे। उसने अतीक अहमद और अशरफ को सामने बैठा कर जो है एटीएस और धूमनगंज पुलिस ने सामने पूछताछ किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ किया है, जिससे भविष्य में बयान को पलटा ना जा सके, बयान कहीं खो न जाए इनका, या कोई लिखित बयान तो दर्ज ही हो रहा है, साथ साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही, वीडियोग्राफी के माध्यम से बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। तो जो एटीएस जो लगी हुई है, देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी एजेंसी है, जांच एजेंसी है, आज भी जो है कनेक्शन आने के बाद उसने जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसने कई लोगों का नाम लिया है, कई सफेद पोस्ट लोगों का नाम लिया, और सबसे बड़ी खबर यह है दर्शकों के लिए मैं बता दूं, अबू सलेम का उसने नाम लिया, अबू सलेम का नाम लिया है, जो अंतरराष्ट्रीय माफिया डॉन है, अंतरराष्ट्रीय है, क्योंकि उसने ही अतीक ने बताया कि मेरे बेटे और गुलाम को जो है और गुड्डू को भी नाम लिया है कि अबू सलेम ने ही पुणे और नासिक में शरण दी थी। तो इससे सीधा जो है तौर पर यह देखा जा सकता है कि अतीक अहमद का कितना बड़ा साम्राज्य था, अंतरराष्ट्रीय डॉन के साथ इसके संबंध थे, पाकिस्तान के आईएसआई जो गुप्तचर एजेंसी है उससे भी इसके कनेक्शन थे, वहां से हथियार ड्रोन के माध्यम से मंगाता था। बिल्कुल, महाराष्ट्र तक भी जो तार हैं वो जोड़ के देखे जा रहे हैं, और उधर पंजाब से हथियारों के कनेक्शन निकालने की यहाँ पर जो तैयारी है, जो कनेक्शन सामने आए हैं उसकी भी तफ्तीश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन राघवेंद्र देखिए, यहाँ से जो धूमनगंज थाना है वो कहा यह जा रहा है कि केवल 20 मिनट की दूरी पर है। मजबूरी आप देख सकते हैं कि जिस माफिया के तंत्र पर कहीं ना कहीं गुमान कभी अतीक अहमद को होता था, आज बेटे के सुपुर्दे खाक में 20 मिनट की दूरी तक जाने की इजाजत नहीं। जी बिल्कुल विशाखा, वही धूमनगंज थाना है। एक समय था जिस प्रकार से इसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, इस सरकार के पहले जो भी सरकारें
थी, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जी। तो संरक्षण इसको मिला हुआ था क्योंकि अपराध का राजनीतिकरण हुआ था, फिर राजनीति से अपराधीकरण, तो एक दूसरे के सिक्के के पहलू थे राजनीति और अपराध। तो राजनीतिक संरक्षण के दायरे में ये फलता फूलता गया, पोषित पल्लवित होता गया और अपने आप अपराध का साम्राज्य का विस्तार करता गया। पूरे प्रयागराज में दहशत का माहौल था। तो वही धूमनगंज थाना है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा नेटवर्क 10 के माध्यम से जी। कि वही थाना तो धूमनगंज थाना में एक समय था जब वहां के एसओ को ये घर बुलाता था, थप्पड़ से मारता था, एसपी को भी मारता था, डांटता था। आज वही धूमनगंज थाना जो इसके जो है दहशत को रौंदने के लिए, दहशत पर पटाक्षेप करने के लिए पूरी वही पुलिस विभाग है, वही टीमें हैं, सब लगी हुई है। आज विचार रहा है, अर्जी लगा रहा है, कोर्ट में अर्जी लगा रहा है, अपने वकील के माध्यम से लगा रहा है कि मेरे बेटे चलिए, को बिल्कुल दिखा दो। बिल्कुल मुझे राघवेंद्र, चलान- देखिए जी। देखना होगा जब यहाँ पर सुपुर्द खाक किया जाता है असद का, यहाँ पर शूटर गुलाम का क्या कुछ रहता है, कौन परिजन भी यहाँ पर पहुंचते हैं शवों को लेने के लिए। फिलहाल आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।